अगर हम इसको शुरुआत से शुरू करें, एक्चुअल क्या रीज़न रहता है जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ होती है? कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, कोई कुछ भी मीठा नहीं खाया, लेकिन अगले दिन मेरी शुगर बढ़ी हुई क्यों निकली? तो उसका रीज़न सिर्फ़ इतना सा है। डायबिटीज़ को कहते हैं कि रिवर्स करना सिखाते हैं। क्या ये टाइप 1, टाइप 2 दोनों ही रिवर्स की जा सकती हैं कि सिर्फ़ टाइप 2? डायबिटीज़ में इंसान के अंदर जितने भी फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लाइक हेडेक से लेके कैंसर तक आप ठीक कर सकते हैं। 7 डिफरेंट रीजंस होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के 7 डिफरेंट रीजंस हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लेनी आज से अभी से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो सपोर्ट करती हैं। डायबिटीज़ के कई सारे टाइप होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो जैसे फास्टिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं। कई लोग जूस फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं, फ्रूट फास्टिंग करते हैं। खिचड़ी पे भी मैंने सुना है कि खाली खिचड़ी खाइए पूरा दिन। उनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा है आज तक कि कौन सी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है डायबिटिक पेशेंट के ऊपर? डायबिटीज़ के मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है ऑसम, तो अवॉइड करें प्रॉसम। तो प्रॉसम का मतलब होता है पी फॉर नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज के कैंडिड टॉक्स के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर अनूप गुप्ता, जो कि एक डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हैं और आज वो आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं कि डायबिटीज़ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती आ रही है, हमारे इंडिया के सामने बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जा रहा है। उससे कैसे खुद को प्रिवेंट करना है, जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, वो कैसे अपना ध्यान रखें और कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स करें। तो बहुत डिटेल में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में इस एपिसोड में उन्होंने समझाई है, तो पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इस चैलेंज को फेस कर रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू बी हियर ऑन दिस शो। सेम एज़ मी सर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और उससे ज़्यादा मुझे खुद को है कि मैं समझूँ और जानूँ कि क्या ये चीज़ें होती हैं जो डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती है और कैसे खुद को प्रिवेंट करना है। डेफिनेटली यार, हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। श्योर। सबसे पहले तो ना मैं ये जानना चाहूँगी कि देखो जी। डायबिटीज़, शुगर को लेके ना बहुत ज़्यादा डर है सबके मन में क्योंकि जहाँ तक ये बात आती जा रही है कि इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है और इन फ्यूचर जो अभी लोग नहीं भी हैं जिनको शुगर, उनको भी फ्यूचर में हो सकती है। राइट। आधे से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। तो इसके अराउंड जो डर है, वो मुझे लगता है सॉल्व करने से पहले हम पहले तो ये जानें कि एग्ज़ैक्टली डायबिटीज़ क्या होता है? बहुत सही सवाल है मैम। सबसे पहले तो जानते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक होती है इन्फेक्शन से, जैसे किसी बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जैसे पहले पोलियो होता था या मलेरिया हुआ। तो वहाँ पर हमें मालूम था कि एक मच्छर के काटने से मलेरिया हो, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स बना दी, मेडिसिन्स बना दी। मतलब कॉज़ एक था, आइडेंटिफ़ाई किया, उसके लिए दवाई दे दी, ठीक हो गई। लेकिन जहाँ डायबिटीज़ की बात आती है, तो इसके कोई एक सिंगल कॉज़ नहीं है। मतलब ये रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा खान-पान आता है, हमारा स्लीप आता है, हमारे डाइटरी हैबिट्स आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ एक सिचुएशन है, जहाँ पर एक इंसान के बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। अब होता ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ते, बढ़ते भी हैं। लेकिन डायबिटीज़ में कुछ हमारी मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहते हैं और जब लगातार लंबे समय तक अगर किसी इंसान के ब्लड में शुगर लेवल बढ़े रहेंगे, तो हमारे पूरे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बेसिकली इसे बोलते हैं क्रोनिक डिजनरेटिव डिसीज़। शुरुआत में आपको पता नहीं चलता, राइट? जब ये बीमारी आपके बॉडी में डेवलप हो रही होती है, लगभग 10-15 साल का वक़्त लगता है। लेकिन जब तक आपको डायग्नोज़ होती है, तब तक ये पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है। और गलती है इंडिया में, मतलब हम बहुत कैजुअल अप्रोच से जीते हैं कि अगर हमारे पास कार है ना, 10 लाख की कार ली होगी तो हर 3 महीने में बराबर सर्विसिंग कराएँगे, राइट? कि वो खराब ना हो जाए, उसकी बड़ा देखभाल करेंगे। लेकिन ये जो इतना बेशकीमती शरीर दिया हुआ है, हम उसकी कोई टेस्ट ही नहीं कराते कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब जब कुछ घटना घट जाती है, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब हम टेस्ट कराने जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 25 साल से बड़े हैं, तो साल में एक बार अपना कंप्लीट एनुअल बॉडी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, भले कोई बीमारी है अथवा नहीं है। हो सकता है कि आपके ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पे हों, तो आप उसे पहले ही लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके चेंज कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन और जहाँ पर हमारे ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं। और डायबिटीज़ में भी एक टर्म होता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ मतलब अभी ब्लड शुगर अभी 200 से ज़्यादा नहीं हुई है, मतलब 140 से 200 के बीच में, 199 के बीच में है। प्री डायबिटिक वो कंडीशन है, आज इंडिया में करीब 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं प्री डायबिटिक हैं।
और उसमें से 50% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ आवर कैजुअल अप्रोच। तो एक तो एनुअल चेकअप कराना चाहिए। दूसरा ये जो डायबिटीज़ की बात आती है कि डरने वाली बात है, तो डेफिनेटली क्योंकि इसमें हमारे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे होते हैं, और अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट रहे, इसे रिवर्सल नहीं किया, तो आज आप देखें हर फैमिली में कोई ना कोई को डायबिटीज़ है, वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं पर हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आईसाइट डैमेज हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है। तो वाकई में इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, जिसकी हमें बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है और इसके रिवर्सल पे काम करने की ज़रूरत है। अभी जो डायबिटीज़ का जिस तरह से इलाज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब कि लेट्स एग्जांपल, इस में से दीवार में से बारिश हो रही है और पानी टपक रहा है, तो टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? मैं जाऊँगा कुछ फेविक्विक कोई फिक्स लगा दूँगा, तो इस बारिश का सीज़न तो निकल जाएगा, लेकिन अगली बार फिर होने वाली है। तो अभी जो लोगों को लगता है कि मैंने दवाई खा ली है और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, दे आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। एक्चुअल में वो जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग हम लेके खुश हो जाते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों? आप खुद देखिएगा कि दवाई लेने से पहले किसी की ब्लड शुगर 300 थी, दवाई लेने के बाद वो 150 आ गई। तो मेरा सवाल ये है कि जो 150-160 एमजी ब्लड शुगर थी, वो गई कहाँ पे? हम वो ग्लूकोमीटर की रीडिंग देख के खुश हो जा रहे हैं। एक्चुअल में दवाई का जो पर्पस था कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देना है, लेकिन बॉडी में स्टिल आपके पास शुगर है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं और डैमेज हो रही होती है। तो ये जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर ही रह जाती है, दवाई तो हम यस, ले लेते हैं। यस। तो अगर हम इसको शुरुआत से शुरू करें एक बार कि भी जो डायबिटीज़ होती है, वो जी, हो किस तरीके से? ये क्या अलग-अलग तरह की डायबिटीज़ है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली में अगर किसी को था तो जी। ज़रूर होगी, या फिर हुँ। कि आप बहुत मीठा खा रहे हो, तो एक्चुअल क्या रीज़न रहता है जिसकी वज़ह से डायबिटीज़ होती है? बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ के मैंने बताया कि मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न्स है कि आपकी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। मतलब लाइफ़स्टाइल में 5 चीज़ें आती हैं। आपकी डाइट इंक्लूड होती है, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इंक्लूड होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्लूड होती है, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है, राइट? ये ऐसे 4-5 एलिमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़स्टाइल। फिर आता है आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, जेनेटिक्स का भी थोड़ा-सा रोल रहता है पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं डायबिटीज़ के लिए। अब दूसरा आपने बोला कि डायबिटीज़ के टाइप क्या होते हैं, तो डायबिटीज़ के कई सारे टाइप होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बाय बर्थ होती है, राइट? और उसमें होता ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिकॉज़ ऑफ सम जेनेटिक डिफेक्ट्स उनका पैंक्रियाज़ में जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाता है, वो बनता ही नहीं है। तो वहाँ पर उस केस में बच्चों को टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वही एक सॉल्यूशन बचता है। लेकिन जो आज इंडिया में या वर्ल्ड में जो डायबिटीज़ बढ़ रही है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो एडल्ट्स में होती है, राइट? और उस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या रीज़न होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा होता है, तो ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जैसे आप डायबिटीज़ को कहते हैं कि रिवर्स करना सिखाते हैं लोगों को, जी, तो क्या जी। ये टाइप 1, टाइप 2 दोनों ही रिवर्स की जा सकती हैं कि सिर्फ़ टाइप 2? हाँ, टाइप 1 को रिवर्स करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी ही नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, टाइप 2 को रिवर्स करना 100% पॉसिबल है, और ऐसे हज़ारों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जो ये वैलिडेट करते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल 100% पॉसिबल है। और चूँकि मैं इतने सालों से डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, हमारे ही ऐसे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, जिनको हम हेल्प कर चुके हैं। मतलब लोग 18-18 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, 2 महीने के अंदर उनका इंसुलिन और दवाइयाँ बंद हो जा रही हैं, 3 महीने के अंदर उनकी दवाइयाँ छूट जा रही हैं। मतलब they are living absolutely stress free, diabetes free and medicine free life. तो मतलब जो रिवर्स हो जाने का मतलब डायबिटीज़ का ये है कि आपने कहा टाइप 2 में वो कि उनका जो इंसुलिन है वो बन रहा है पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। Yes, तो yes. रिवर्स होने का मतलब जो आप रिवर्स कहते हैं हो जाता है, तो वो हुँ, उसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देता है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एक्चुअल में रिवर्सल का मतलब क्या है ये हम समझते हैं, राइट? हुँ, रिवर्सल की हुँ। डेफिनिशन क्या है? राइट। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, एडीए बोलता है कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में कुछ रीडिंग्स रहती हैं कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से कम है, और अगर आपका HbA1c लेवल जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर रहता है, अगर 6.5 से कम आ गया है और आपने दवाइयाँ नहीं ली, अगर 6 महीने से ज़्यादा तक आप बिना दवाइयों की आपकी शुगर की रीडिंग नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है कि आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है। और टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है रेमिशन। रेमिशन इज़ अ मोर स्पेसिफिक वर्ड फॉर डायबिटीज़। तो ये तो कंडीशन होती है डायबिटीज़ रिवर्सल की, राइट? और नेक्स्ट आपने बात कर रहे थे कि
ये कि उनका जी। इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क करना हाँ, शुरू कर देता है। तो अब होता क्या है एक्चुअल में टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रियल रूट कॉज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो समझने वाली बात है। ज़्यादातर लोगों को ये गलतफ़हमी रहती है कि जभी भी डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर कुछ भी करके हमारी शुगर को कम करना है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि आपका फ़ोकस ब्लड शुगर को कम करने का है। प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर है ही नहीं है डायबिटीज़ में। उनका पूरा फ़ोकस रहता है कि मुझे अपने शुगर के लेवल कम करना है। सवाल ये पूछना है कि मेरी ब्लड शुगर क्यों बढ़ी हुई है? उसका रियल रूट कॉज़ क्या है? तो जब हम रियल रूट कॉज़ पे जाते हैं तो बेसिकली इसको समझने के लिए एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे बॉडी में 3 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, राइट? और हर एक सेल के ऊपर एक गेट होता है, राइट? और उस गेट के थ्रू ग्लूकोज़ सेल के अंदर एंटर कर रहा होता है। लेकिन उस गेट को ओपन करने के लिए एक ताला रहता है हर एक सेल के ऊपर और उस ताले को खोलने का काम करता है इंसुलिन। तो जैसे आज हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं तो एक मेन गेट था, राइट? अब समझिएगा अगर आपको इस स्टूडियो में एंटर करना है तो आपको मेन गेट का लॉक खोलना पड़ेगा तभी आप एंटर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं खोल पाएंगे। सेम तरीका हमारे बॉडी में हो रहा होता है। तो जब आप हेल्दी होते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलिन आता है, लॉक को खोलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है एंड यू फील गुड अबाउट इट। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जो इंसुलिन का लॉक है ना, जैसे हमारे घर का मेन डोर का लॉक है और उसका की होल होता है। अगर कोई शैतान बच्चा उस की होल में कोई च्युइंगम या कुछ ऐसा मटेरियल डाल दे तो क्या आपके पास चाबी है, लेकिन क्या आप उस लॉक को ओपन कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। आपके पास चाबी है पर लॉक आप ओपन नहीं कर पा रहे। जब लॉक ओपन नहीं होगा तो आप घर में एंटर कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे। सेम प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में हो रही है कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन इंसुलिन का जो लॉक है, वो हमारा लॉक फैट से कवर हो चुका है, जिसे हम विसरल फैट बात कर रहे होते हैं। तो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा होता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रियल रूट कॉज़ है, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस, ना कि हाई ब्लड शुगर लेवल। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी आज इलाज किया जा रहा है, उनका पूरा फ़ोकस होता है ब्लड में शुगर के लेवल को कम करना है, ना कि इस इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक करना है। जब तक हम अपनी इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ना डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम होंगी, ना कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और ज़िंदगी भर बढ़ते ही बढ़ते रहने वाले हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपने जैसे कहा, ये बड़ी जी, अच्छी आपने बात करी है कि हाई ब्लड शुगर को नहीं मैनेज करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस रूट को कॉज़ पे मैनेज काम करना। करना है। जी, तो सर, ये जो रूट कॉज आपने बताया है कि जो जी, सेल्स होते हैं उनको कवर कर लेता है विसरल फैट, जी। तो क्या एक ये कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि और हुँ। भी कई कारण होते हैं? 7 डिफरेंट रीजंस होते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस के 7 डिफरेंट रीजंस हैं और इट इज़ वन ऑफ देम। उसमें मतलब डाइट से रिलेटेड 4 रीजंस होते हैं, है ना? आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 रीजंस होते हैं और एक रीजंस होता है हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ से, राइट? क्या होता है कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं तो हमारे बॉडी की एक बड़ी बड़ी यूनिक मैकेनिज्म है कि जैसे हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए था वो तो बॉडी यूज़ कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती हैं, वो हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में और मसल्स में स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब हम 1 दिन या 2 दिन खाना नहीं खाते तो भी हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए रिजर्व है कि भाई जब अगर खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जब अगर किसी इंसान की अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है और अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे जो लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज है और मसल्स में, उसे डंप करना शुरू कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, राइट? मैंने कुछ चाय मतलब कोई कुछ भी मीठा नहीं खाया, लेकिन अगले दिन मेरी शुगर शुगर बढ़ी हुई क्यों निकली? तो उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि या तो आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपकी लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रेस है। और करंट हेल्थ केयर सिस्टम में लोग इस पे बात ही नहीं करते। आप जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखाते हैं और वो सिर्फ रीडिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, ना कि आपकी इनर हेल्थ को, इनर ओवरऑल वेल-बीइंग को, कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स है डायबिटीज़ के लिए और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हम बाकी एरियाज़ को नहीं मैनेज कर रहे होते जी, और सिर्फ़ हम प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। जी, तो जो बात प्रिस्क्रिप्शन की है, जी, अगर आपने जैसे बोला कि एनुअल टेस्ट कराएँ, जी, किसी ने एनुअल टेस्ट कराया और उसको जी, अगर ये पता चलता है कि वो प्री डायबिटिक है या फिर राइट, उनके शुगर लेवल्स जो है वो बढ़े हुए आ गए। राइट, अब ऐसे में नॉर्मली हमारा यही होता है सबसे पहले कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे बिल्कुल। और वो हमें मेडिसिन्स देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि मतलब हमको सीधा जाना है, हुँ, प्रिस्क्रिप्शन हुँ। लिखवा के लेकर आना है, वो मेडिसिन्स लेनी स्टार्ट करनी चाहिए? अगर इंसुलिन कहा जा रहा है तो वो हमें स्टार्ट कर
देना चाहिए कि हमें पहले उससे कुछ मेजर्स मतलब स्टेप्स लेकर देखना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, या मेडिसिन के साथ-साथ हम क्या करें फिर अगर बहुत लें अच्छा तो? सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि अगर आपने टेस्ट कराया और किसी को भी पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, तो पहली चीज़ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? डायबिटीज़ मतलब जिस तरह से किसी को हेडेक होता है, जुकाम, खाँसी, बुखार होता है, तो ये भी एक सिचुएशन है और मैं इसे बहुत आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ हो गई। उसका रीज़न पता क्या है? क्योंकि अगर जब हेडेक पता क्यों होता है? कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि भई आपको आराम की ज़रूरत है, सो जाइए, इसीलिए हेडेक हो रहा है। आप आराम कर लेते, सो जाते हैं, आपका हेडेक ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमारी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, इसका मतलब आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई आप सुधर जाओ। आपने एक्सट्रीम कर ली, आपकी लाइफ़स्टाइल में गलतियाँ कर ली हैं, तो अब आपको अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पॉज़िटिव नोट पे देखते हैं, तो एक तो बात ये हो गई। अब बात आती है कि हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इवन फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ये बोलते हैं, लेट द फूड बी योर मेडिसिन। मतलब पहले आप अपनी लाइफ़स्टाइल या फूड से ही मैनेज करें, राइट? लेकिन प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि ना तो पेशेंट को इतनी सब्र है कि मैं अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करूँ उस, और दूसरा फिर जब फिजिशियन के पास भी जाता है, अगर वो बताते भी हैं कि आपको थोड़ा खान-पान ठीक कर लेना चाहिए, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेनी चाहिए, तो वो करते नहीं हैं। तो फिर एक ही सॉल्यूशन बचता है कि भाई गोलियाँ खाना शुरू कर दीजिए। बट एक आइडियल सही अप्रोच तो ये होना चाहिए कि पहले हमें अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम करना चाहिए। अगर लाइफ़स्टाइल चेंज करने से आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, तब आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, करनी चाहिए। और डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है, वो किसी एक पर्सन का काम नहीं है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट और डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ अ टीम वर्क। यहाँ पर एक मेडिकल डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर एक डायटीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए फिटनेस ट्रेनर की, मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल वेलनेस कोच की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के जो हम डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सपर्ट की टीम है, जो आपको हैंड होल्डिंग लेके काम कर रही होती है। जी, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। राइट, राइट। और हम मोस्टली करते यही है कि हम एक ही हाँ, चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि सिंपल। दवाई खाएँगे और वो यस, टाइम के साथ साथ उसकी जो डोज़ है वो बढ़ती चली बिल्कुल, जाती है और हमें बिल्कुल। लगता है कि हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं। तो जो जैसे सर आपने कहा कि मेडिसिन की जगह पहले हम फूड के ऊपर वर्क कर लें, अपनी यस, डाइट के ऊपर वर्क कर लें, यस, तो वो क्या चीज़ है जो हमें वर्क करना है अपनी डाइट के ऊपर? यस। तो डाइट ही नहीं, मतलब मैं इसे 5 एलिमेंट अप्रोच बोलता हूँ। इन 5 एलिमेंट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं तो भई घर का बना खाना खा रहा हूँ, दाल, चावल, सादा रोटी खा रहा हूँ। तो अगर डायबिटिक हैं आप, तो ये चेक करें कि आपकी डाइट में एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खा रहे हैं, तो वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और जो भी सुबह से लेकर रात तक आप जो भी फूड मटेरियल आप चेक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये चेक करना है कि सुबह से लेकर रात तक हमारे खाने में कहीं हम ऐसी चीज़ें तो नहीं ले रहे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कि आप जो भी खाना खाते हैं, उससे आपके ब्लड में कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ रहा होता है। जैसे लोग पोहा खा लेते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, पराठे खा लेते हैं, इडली खा लेते हैं। तो आटा और चावल से जो बनी चीज़ें हैं, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं। आपको लग रहा है बहुत हल्का है, लेकिन इससे ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो डाइट में जो मैं बताता हूँ कि खाने में सबसे पहला चेंज जो हमें करने की ज़रूरत है ज़्यादातर, कि हमारी जो थाली होती है ना, हम खाना खाते हैं, 99% केसेज़ में हम पूरा खाना खा लेते हैं और उस खाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो फाइबर की बात होती है। एक छोटा-सा खन वाली थाली होती है, उसमें एक छोटा-सा ऑप्शन रहता है, वहाँ 1-2 पीस ककड़ी और टमाटर के डाल देते हैं, वो भी ऑप्शनल रहते हैं। तो हमारी ईटिंग हैबिट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि खाने में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं। जब इन सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे, तब काम हो पाता है। तो क्या खाते में मैंने बताया कि लो ग्लाइसेमिक फूड लेना चाहिए। और एक रूटीन अगर हम देखें, इंडिया में ज़्यादातर लोगों की शुरुआत एक दूध वाली चाय से होती है, बिना उनके उनका काम नहीं चल रहा होता। तो प्रेफ़र करें कि दिन की शुरुआत आप डिटॉक्स जूस से करें, राइट? सुबह की जो टी होती है, कॉफ़ी होती है, वो हाइली एसिडिक होती है, जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही होती है। वो ले लिया। फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी जो हम कर रहे होते हैं, जो मॉर्निंग वॉक है या योगा प्राणायाम है, वो हमें करने की ज़रूरत है। फिर ब्रेकफ़ास्ट में प्रेफ़र करें कि हम स्प्राउट्स लें या दाल से बनी हुई चीज़ें लें, राइट? कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हम कम करें, प्रोटीन और फैट की इनटेक हमें बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो दाल से बनी चीज़ें ब्रेकफ़ास्ट में हो गई। और आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, वो हम ले सकते हैं। फिर आती बात लंच पे। तो लंच और डिनर में एक प्रिंसिपल है कि जो भी आपकी प्लेट है, उस थाली को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आपकी थाली का आधा पार्ट जो होना चाहिए, वो होना चाहिए सलाद का, राइट? और हरी सब्जियों का।
उसके बाद जो आधी थाली बचती है, जो भी आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी है, वो आप लें। प्रेफ़र करें हरी सब्जियाँ और दाल जो हैं वो ज़्यादा रहें आपके खाने में। सेम चीज़ हमें डिनर में करने की ज़रूरत है। तो ये तो डाइट की बात हो गई। अब जब खाने को हम खाते हैं, तो ज़्यादातर लोग या तो टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं। तो खाना खाने का टाइम मैं बताऊँ, आइडियली जब मैं पूछता हूँ अपने पार्टिसिपेंट से, 5 से 10 मिनट में लोग लंच और डिनर फिनिश कर लेते हैं। मतलब ऐसा काम है कि उनकी मोदी जी से अगली मीटिंग होने वाली है। तो जभी भी खाना खाएँ, एटलीस्ट 30 मिनट चबा-चबा के खाना खाएँ, क्योंकि हमारे पेट में ना ग्राइंडिंग मशीन नहीं लगी हुई है। कहते हैं कि अगर आप खाना अच्छे से चबा के खाते हैं, बुजुर्ग भी बोलते थे कि 32 दाँत हैं, तो 32 बार चबा के खाइए। तो उसका लॉजिक ही यही है कि हमारा खाने का मेजर डाइजेशन हमारे मुँह में हो जाना चाहिए, तो जिससे हमारे पेट पे या बॉडी पे कम लोड पड़ता है। तो ये हो गया। प्लस खाने की कब खाना चाहिए, तो जनरली लोग जो खाने का टाइमिंग है, शाम का जो खाना है 7-8 बजे तक डिनर हमें कर लेना चाहिए। लेट नाइट करेंगे तो वो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो ये खाने की बात हो गई। अब बात आती है फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल में अगर हम बात करें, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ वॉकिंग करने से सफिशिएंट काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वॉकिंग एक कार्डियक एक्टिविटी है। डायबिटीज रिवर्सल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपकी मसल्स, क्योंकि हमारी मसल्स जो है ना ग्लूकोज को अच्छे से अपटेक कर रही होती हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी मसल्स लॉस होना शुरू हो जाती हैं। तो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब डब्ल्यूएचओ बताता है कि 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, मतलब 150 मिनट आप वर्कआउट करें, पर 2 दिन ऐसे निकालें जहाँ पर आप अपनी मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं। तो मैं 3S फार्मूले के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पर स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपका योगा आ जाता है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी मसल्स आ जाती हैं, एंड स्टेमिना वाली में कार्डियक एक्टिविटी। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक अच्छा हेल्दी वर्कआउट हो सकता है। फिर आती है आपकी स्लीप की क्वालिटी। तो स्लीप के लिए तो पूछिए ही मत। आज इंडिया में सर्वे बताता है कि 70% से ज़्यादा लोग 6 घंटे की एवरेज 6 घंटे की स्लीप ले पा रहे हैं, और उसमें भी डायबिटिक पेशेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको रात में बार-बार उठना पड़ता है, बिकॉज़ हाई ब्लड शुगर लेवल रहते हैं, तो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो एक बार जब उठ जाते हैं तो पूरी वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो डीप स्लीप के लिए ज़रूरी ये है कि मतलब एक हेल्दी स्लीप रिचुअल्स को डिज़ाइन करें। मतलब मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, या मतलब सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगती है कि ज़्यादातर लोगों का ना उठने का अलार्म लगाते हैं अभी तक। मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूँ कि आप सोने का अलार्म सेट करिए, क्योंकि अगर आप दिन में अगर रात को टाइम पे सोने लगेंगे तो सुबह उठना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप खाने का जो टाइमिंग है, सोने से 3 घंटे पहले आप 4 घंटे पहले खाना खा लें। मोबाइल जो गैजेट्स हैं, इनको आप अवॉइड करें। और स्लीप का जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो है लाइट से, क्योंकि आज से हम लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे, और हमारी जो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, ये सनलाइट एंड सनसेट से कनेक्टेड है, सर्केडियन रिदम हमारी। तो अब होता ये प्रॉब्लम ये है कि लोग 8 बजे घर पे आते हैं, फिर 9 बजे उन्होंने डिनर किया और उसके बाद कुछ देर नेटफ्लिक्स देखी, 10 बजे बेड पे जाएँगे, फिर मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है। अब ब्रेन ये कन्फ्यूज़ हो चुका है, बाहर रात के 10-11 बज रहे हैं और यहाँ से जो लाइट जा रही है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी दिन है या रात है। तो जो नींद के लिए हार्मोन चाहिए, मेलाटोनिन हार्मोन, वो नहीं बन पा रहा होता है। अब जब मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो आपको नींद गहरी नहीं आएगी। तो प्रेफ़र करें जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, स्क्रीन टाइमिंग है, इसे हम अवॉइड करें, तो स्लीप आप बेहतर कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की। तो उसको बेहतर करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीप ब्रीदिंग, राइट? डीप ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारे स्ट्रेस एंजाइटी लेवल को हम कम कर सकते हैं। प्राणायाम आप कर सकते हैं, नेचर में बेयरफुट वॉकिंग आप कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पैशन को, आपकी हॉबीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको दिन में हैप्पीनेस मिलती है, फील गुड अबाउट इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 एलिमेंट्स हैं जिनको हम अगर लाइफ़स्टाइल में थोड़े-थोड़े चेंजेस करें, तो हम एक अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं सारी कि ओवरऑल हमको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना है। जी, ये जी, ऐसा नहीं बिल्कुल, सोचें हम कि सिर्फ एक मेडिसिन लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताई हैं बहुत सारी बातें और इनको जो अगर कोई फॉलो करने लग गया है राइट, और उसको फॉलो करने के बाद उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और वो यस, मेडिसिन भी साइड बाय साइड चला रहे थे। जी, अब कितने टाइम के बाद मतलब वो ये देखें कि अब हमारा जो मेडिसिन है हमें लेनी बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सही, मोस्टली अगर वो डॉक्टर्स से बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि वंस यू हैव स्टार्टेड तो यस, आपको बंद नहीं करनी है। एब्सोल्युटली। हुँ। तो बहुत सही है। सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान में ना बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अड़ोसी-पड़ोसी ने जो नुस्खे बताए, उनको फ़ॉलो हम करने लगते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत सीरियस कंसर्न है, मतलब इसमें आप
खुद ही अपने आप से मत करिए, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों के डोजेज अगर आपके ज़्यादा हैं तो ब्लड शुगर अचानक से कम हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में जाती है। तो ज़्यादा ब्लड शुगर ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन बहुत कम ब्लड शुगर हो गई है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब जो आपका सवाल है कि कब हमें दवाइयाँ बंद करनी चाहिए, तो जब आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाए, जैसे किसी की मेटफॉर्मिन 500 mg की गोली ले रहे थे, पहले ब्लड शुगर 200 से ऊपर रहती थी, लेकिन आपने लाइफ़स्टाइल चेंज की और दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन अब आपकी ब्लड शुगर 200 से कम आने लगी, राइट? तो फिर एक्सपर्ट के गाइडेंस में अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और आपकी फास्टिंग 100 से कम आने लगी। इसका मतलब अब क्या हो गया कि अब आपकी बॉडी ने हील करना शुरू कर दिया। तो पहले 500 mg से 250 mg टैबलेट करें, फिर देखें कि कितनी कंट्रोल में आ रही है। फिर एक दिन जब आप दवाई नहीं खाते, बिना दवाई के भी अगर 100 से कम आ रही है फास्टिंग और खाना खाने के बाद की शुगर 140 से कम आ रही है, इसका मतलब अब आपने मतलब जो जंग है काफ़ी हद तक अभी जीत ली है। अब आप दवाइयों को बंद कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप पुरानी जैसी लाइफ़स्टाइल, वही बैड हैबिट्स लगाएँगे, क्योंकि अगर आपने फिर वही पुरानी गलतियाँ करी, तो फिर से ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। तो हमें एक डिसिप्लिन बना के रखने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने फास्टिंग की बात बीच में की कि जी। फास्टिंग करके हमें वो जो टेस्ट करना है, तो फास्टिंग की अगर बात करें तो क्योंकि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कहा जा हाँ, रहा है कि बिल्कुल, बिल्कुल। जितना हम फास्ट रखते हैं तो हमारी यस, बॉडी यस, हील करना स्टार्ट होती है, तो क्या यस। डायबिटीज में भी हेल्प करती है फास्टिंग? मैं तो बता रहा हूँ कि ये फास्टिंग ना सिर्फ़ डायबिटीज़ में, इंसान के अंदर जितने भी फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइफ़स्टाइल डिसीज़ हैं, लाइक हेडेक से लेके कैंसर तक आप ठीक कर सकते हैं। और इस पे तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है। डॉक्टर जापानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर योशिनोरो, उनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है। एक्चुअल में जब हम फास्टिंग करते हैं बेसिकली, या इंटरमिटेंट फास्टिंग, बड़े-बड़े नए-नए फैंसी नाम दे दिए गए हैं। बट एक्चुअल में जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं या कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर खुद एक हीलिंग इंटेलिजेंस है, हीलिंग पावर है। तो उस वक़्त हमारे बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं ऑटोफेजी। मतलब ऑटो मतलब खुद और फेजी मतलब ईट करना। तो हमारी खुद की बॉडी हमारे जो डेड सेल्स हैं, उनको खाना शुरू कर देती है, जो भी और भी टॉक्सिन्स हैं उनको खाना शुरू कर देती है। तो हमारे जो प्रोग्राम में है, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डायबिटीज़ रिवर्सल का, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग। बट अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है कि आपकी करंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी करंट ब्लड शुगर लेवल क्या है। कुछ लोग खुद से ही करने लगते हैं जिससे उनको फ़ायदे की जगह बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो अगेन मैं बात करूँगा कि हमें जो भी काम करना है, क्योंकि इट्स अ हेल्थ कंडीशन, एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें। पर नो डाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी, वेरी गुड और इससे बहुत मैजिकल रिज़ल्ट मिलते हैं। मतलब 10-10, 15-15, 20-20 साल पुरानी दवाइयाँ छूट जा रही हैं, डायबिटीज़ रिवर्स हो जा रही है और इवन कैंसर तक जैसे केसेज़ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा रिसर्च बता रहा है कि स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर है और अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करी और उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड किया और साथ में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे काम किया, तो बहुत सारी मतलब गंभीर से गंभीर बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं। तो जैसे फास्टिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं, कई लोग जी, जूस फास्टिंग करते हैं, वाटर यस, फास्टिंग करते हैं, फ्रूट बिल्कुल। फास्टिंग करते हैं, खिचड़ी पे भी मैंने सुना है कि जी, खाली खिचड़ी खाइए पूरा राइट। दिन। कई होता है कि बिना कुछ भी मत खाओ, कुछ मत पियो, प्रॉपर रेस्ट दे दो बॉडी को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने जैसे अभी इतने सारे आपने केसेस भी सॉल्व किए जी, हैं, जी। उनमें से सबसे ज्यादा आपको क्या लगा है आज तक कि कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही है डायबिटिक पेशेंट के ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले फास्टिंग को समझते हैं, फास्टिंग का मीनिंग क्या है और फास्टिंग बेसिकली फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में या हर रिलीजन में फास्टिंग को अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, बड़े इंटेलिजेंट थे। अगर वो बोलें कि भई जी आज आपको खाना नहीं खाना है, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस फास्टिंग को ना रिलीजन से या भगवान से या किसी सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर दिया कि आज एकादशी व्रत रखना है, अमावस्या का व्रत रखना है। बट अल्टीमेटली फास्टिंग का पर्पस था कि आपकी बॉडी को आराम देना है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी काम कैसे करती है? हमारी बॉडी में 2 काम होते हैं। पहला काम हमारी बॉडी करती है, हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेशन करना। दूसरा काम होता है हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस करना। तो अभी जो लोगों की लाइफ़स्टाइल है, उसका लाइफ़स्टाइल अगर आप देखें तो सुबह उठते साथ ही एक पहले टी कॉफ़ी हो जाती है। उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट होता है, फिर उसके बाद लंच होता है, फिर शाम का इवनिंग का स्नैक्स होता है और शाम का डिनर, और इस बीच में मल्टीपल टाइम ईटिंग। तो अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैम आप कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट? और आप सुबह 10 बजे ऑफ़िस पहुँच गए। अब जैसे ही आप ऑफ़िस जाते हैं, आपका बॉस आता है और आपको बोलता है कि ये शिखा मैम, ये 5 फ़ाइल हैं, बहुत ज़रूरी फ़ाइल है ना, आपको ये अगले 2 घंटे में कंप्लीट करनी है। आप बोलेंगे जी सर ठीक है मैं करती हूँ। फिर 2 घंटे बाद बॉस आता है कि ये 5 फ़ाइलें और हैं, आज बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है और आपको कंप्लीट करना है। आप बोलेंगे जी सर करती हूँ। ऐसा करते-करते शाम तक 20 फ़ाइलें आ चुकी। अब शाम को आपका
घर पे जाने का टाइम हो गया, 6 बजे 7 बजे जी अब ऑफिस खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद बॉस आता है, ये 10 फाइलें तो जरूर इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, करनी है। कैसा फील करेंगे आप? ड्रेन, एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, लगेगा कि बॉस पागल है क्या, इसको समझता नहीं है क्या। ठीक यही फीलिंग आपकी बॉडी में आ रही है, क्योंकि हम हर 2 घंटे में कोई ना कोई खाना डाल देते हैं। जब आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मल्टीपल टाइम ईटिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो पूरी एनर्जी है उसी खाने को डाइजेस्ट करने में एंगेज रहती है। और जो बॉडी के दूसरा काम था, रिपेयरिंग एंड हीलिंग, उसके लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे। इसीलिए आज लाइफस्टाइल बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो फास्टिंग का मतलब क्या है कि हमें बॉडी को आराम देना। अब बात आती है कितने घंटे की, तो मैं बात करता हूँ कि शुरुआत हम थोड़ी सी ऑल ऑफ सडन हमें इंटेंस फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। मैं जो गाइड करता हूँ ग्रेजुअल तरीके से बात करता हूँ। पहले आप 12 घंटे शुरू करें, फिर 14 घंटे से एंड मैक्सिमम 16 घंटे, फिर और अच्छे हो जाते हैं तो फिर आप 24 घंटे 36 घंटे पर जा सकते हैं। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स में हम बताते हैं, मतलब आपकी लाइफस्टाइल पे आपको चेक करना है कि आपको सुबह 12 बजे लंच किया और रात को 8 बजे डिनर कर लिया, तो एक ये मॉडल, मतलब 8 घंटे खाने का विंडो होता है और 16 घंटे नॉन ईटिंग विंडो हो गया। मतलब 11 से 7 भी कर सकते हैं या 10 से 6, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल क्या है। तो ये तो ईटिंग एंड नॉन ईटिंग विंडो हो गया। अब फास्टिंग में जब आप कुछ नहीं खा रहे होते, जो नॉन ईटिंग पीरियड होता है, वहाँ पर आपको अनाज नहीं खाना है। मतलब मेन चीज़ जो ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वहीं पे लग रही है। आप लिक्विड में ग्रीन टी ले सकते हैं, डिटॉक्स जूसेस ले सकते हैं एंड नारियल पानी ले सकते हैं। मतलब ऐसी जो है लो कैलोरी ड्रिंक है, जहाँ पर आपकी बॉडी क्लीनिंग पे काम करती है, वो आप कर सकते हैं। तो जो फास्टिंग का जो सही तरीका है वो लगभग 14 से 16 घंटे एक सफिशिएंट टाइम है। और 1 वीक मान के चलिए आपने 16-16 घंटे की, फिर आप 18 घंटे पे जा सकते हैं, फिर इस तरह से आप बढ़ाएँ। ऑल ऑफ सडन अगर आप कर देंगे तो 30-40 साल पुरानी बॉडी की प्रोग्रामिंग है, आप नहीं कर पाएँगे, मतलब उल्टा आपको और ड्रेन आउट भी हो जाएँगे, प्लस उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे। सो इट्स अ बेटर स्टार्ट, धीरे-धीरे आप स्लो करें, देन फिर करें। अब फास्ट को जब खोलते हैं, यहाँ पर लोग बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं। फास्टिंग आपने की और फास्टिंग को खोलने के बाद आइडियली ये बोला जाता है पहले तो लिक्विड लेना चाहिए, फिर सेमी लिक्विड लेना चाहिए, फिर सॉलिड पे जाना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे व्रत होते हैं, मैं तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर हर 7 दिन में माँ जी का व्रत होता था। और मेरे यहाँ पर फास्टिंग का मतलब पता क्या होता था कि बड़े-बड़े अच्छे पकवान, आलू का हलवा बनेगा, पकोड़े बनेंगे, साबूदाने की खिचड़ी बनने वाली, मतलब जिस दिन फास्ट होता था हमें लगता था कि आज तो घर में दावत है, क्योंकि अच्छा खाने को मिलेगा। तो वो फास्ट नहीं बचा, फीस्ट हो गया। अभी देखें कि जो हम व्रत भी करते हैं, तो व्रत को खोलने के लिए आप पकवान खा रहे होते हो, ठीक है? प्रसाद भगवान जी के आगे लगा रहे हो, भगवान जी ने तो खाने नहीं है, वो जाना हमारी बॉडी में। तो वो आपने जो 16 घंटे की मेहनत की है, वो वेस्ट कर दी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जभी भी हम फास्ट को ओपन करते हैं, पहले लिक्विड ले लें, सूप्स ले लें, फिर थोड़ा-सा दलिया या खिचड़ी लें और फिर जो आपका मेन खाना होता है, वो लें। तो इस तरह से फास्टिंग हम सही तरीके से कर सकते हैं। जी। मतलब आपने बताया कि फास्टिंग करने का यही सही तरीका है कि फास्टिंग को फास्टिंग की तरह करें, फीस्ट ना बना दें। जी। क्योंकि मैंने आजकल ये देखा ही है कि हम फास्ट रखते हैं और फिर स्पेशल जाते हैं कि व्रत वाली करवा चौथ थाली। का जो व्रत होता है, हाँ, बिल्कुल और स्पेशल। वो व्रत खोलने की बजाय जब व्रत भी होता है, हम और कई व्रत रखते हैं, उसमें स्पेशल व्रत की थालियाँ मिलती हैं। आजकल तो मेन्यू आता है हाँ, पूरा-पूरा जब बिल्कुल, हम बाहर बिल्कुल। जाएँ रेस्टोरेंट में, यस, तो यस, यस। पूरा का पूरा मेन्यू आ जाता है कि ये व्रत जी, वाले ऑप्शंस हैं और क्या-क्या चाट होती है और क्या-क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फास्टिंग को वो अगर व्रत हाँ। व्रत का जो फास्ट का रियल मीनिंग था खत्म हो गया, मतलब फैंसी चीज़ हमने बना ली। हुँ। जी, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि जो लोग डायबिटिक हैं, जी, जिनका आ गया है रेटिंग में कि उनको हाँ, डायबिटीज़ है, जी। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो उनको बिल्कुल आज से ही, अभी से ही खानी बंद कर देनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है ऑसम, तो अवॉइड करें प्रॉसम। तो प्रॉसम का मतलब होता है पी फॉर पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो आप जितना भी पैक्ड फूड खाते हैं, देखते हैं, कोई भी एनीथिंग राइट, कितना भी अच्छा उस पे लेबल लगा हुआ है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, कोई भी पैक्ड फूड बन रहा है, पहली बात तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है और उसके अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है, वो पाम ऑयल यूज़ किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो डाली जाती है, चाहे वो न्यूट्री कोई भी ब्रांड के आप बिस्किट उठा के देखें, कुकीज़ उठा के देखें, वो रिफाइंड ऑयल से पकाया जा रहा है और उसमें हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप डाला जाता है, जो फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पैक्ड फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल जो रिफाइंड हो रहा है, मतलब उसको रिफाइंड करने में केमिकल्स डाले जाते हैं जिनके अंदर कार्सिनोजन होते हैं, राइट। तो रिफाइंड फूड और रिफाइंड ऑयल को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। देन फिर आता है एनिमल, राइट। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये पर्पज़ नहीं कि आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, राइट।
यहाँ पर ये मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई करके देखें, है ना, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है कि मैं तो इतने साल से खा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगर आप 2 से 3 वीक के लिए नॉन वेज की क्वांटिटी कम करें धीरे धीरे, और पहले रोज़ खाते थे तो आप हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार करें, मतलब कम करते जाएं और अवॉइड करके देखें। अगर आपको अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप पहले से लाइट फील कर रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर इंप्रूव कर रही है, इसका मतलब कि जो नॉन वेज आप ले रहे थे वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा था, राइट। तो एनिमल फूड में फिर आता है मिल्क। तो ये तो एक बड़ा मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि भाई मिल्क लें या नहीं लें, क्योंकि मैं भी ऐसी फैमिली में बिलोंग करता हूँ कि बचपन से हमारे घर में गाय थी, पीते थे, लेकिन उसके अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मिल्क लेना है नहीं लेना मैं इस पे बात करूंगा अभी, लेकिन आप अगेन ट्राई करके देखें कि अगर आप 21 डेज मिल्क अवॉइड करते हैं, एनिमल मिल्क नहीं लेते हैं, फिर देखें अगर आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आप देख सकते हैं। देन आता है S&S। तो पहला ऐसा आता है सॉल्ट, एक्सटर्नल सॉल्ट वो ना लें। चीनी तो बिग नो, किसी भी तरह से जो रिफाइंड चीनी है, लोग बोलते हैं जगरी खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चीनी, मिश्री, गुड़, जगरी ये कज़न ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बॉडी में जाके इनका सबका एक ही इफेक्ट होने वाला है। तो रूप बदल गया मतलब, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर वही ग्लूकोज है जो बॉडी को डैमेज करने वाला है। और तो इस तरीके से ये चीज़ें अगर आपने हटा दी। तो मैं स्टीविया, सॉरी सर आपको हाँ बिल्कुल, इंटरप्ट करें, स्टीविया जो आजकल लेते हैं वो हाँ उसका भी सेम रोल रहता है? बिल्कुल। स्टीविया मीठी तुलसी होती है जो नॉर्मल शुगर से 500 गुना मीठी होती है, लेकिन हाँ वो एक सेफ ऑप्शन है। जो मार्केट के स्वीटनर्स आते हैं आर्टिफिशियल, जो एस्पार्टेम आती है, शुगर फ्री गोलियां आती हैं, वो बहुत डेंजरस होती हैं, वो हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं, लिवर को, किडनी को। लेकिन स्टीविया मीठी तुलसी एक हेल्दी ऑल्टरनेट है। लेकिन अगेन अगर आप उसे हर बार खाने में ले रहे हैं तो आपके ब्रेन के अंदर वो क्रेविंग्स कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि अंदर सिस्टम तो वही काम करने वाला है। जो शुगर खाने के बाद किक मिलती है वो फिर आप स्टीविया से लेने लगेंगे, तो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मतलब कभी कभी आपके मन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कंट्रोल नहीं हो रहा तो इट्स एन हेल्थी ऑप्शन जो आप ले सकते हैं। तो जो मैंने प्रोसम बताया, अगर ये फूड अवॉइड कर दिए, नॉट ओनली डायबिटीज, 90% लाइफस्टाइल डिजीज आप घर से खत्म कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट ये फूड को हमने अवॉइड किया तो। ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने, और जी ये भी आपने बड़ा अच्छे से बताया है कि आप ट्राई करके देखें, बिल्कुल हाँ एकदम से बिल्कुल, नहीं सोचें हाँ कि नहीं मुझे ये बिल्कुल, नहीं करना हाँ या ये कर ही देना है। ट्राई जी करके देखें, अगर इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो उसको हाँ। हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ KTJ, करो तो जानो। तो मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। आपकी बॉडी, आपको यकीन मानिए हमारी बॉडी ना बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे आपको कभी अनकंफर्टेबल लगता है तो हेडेक होने लगता है, घुटने में दर्द है तो ये बॉडी आपको सिग्नल देती है। ऐसे ही जब आप ये चेंजेस करेंगे छोटे छोटे, आपकी बॉडी में चेंजेस, फर्क समझ में आएगा, और आपको फर्क समझ में आ रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, इसका मतलब कि जो चीज़ अभी तक ले रहे थे वो बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज कर रही थी। तो कॉन्शियसली सही डिसाइड कर बात है। सकते तो हैं ये फिर। अभी आपने वो चीज़ें बताई कि जो हमें बंद कर देनी है अगर बिल्कुल, हमारे शुगर लेवल्स बढ़े हुए आ गए हैं। यस यस, तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लेनी आज से अभी से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो सपोर्ट करती हैं। 100% बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी डाइट बताता हूँ, ठीक है, जो एक ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ नहीं, वेट लॉस, फैट लॉस, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। उस डाइट को हम बोलते हैं LPWW। जैसे क्रिकेट में आपने सुना हो LPW आउट, लेकिन यहाँ पर कुछ LPW का मतलब क्या है? पहला L का मतलब होता है लिविंग फूड। जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो आप थाली में खाना खा रहे हैं, आप देखें 99% जो खाना खाते हैं वो डेड फूड होता है। डेड फूड का मतलब, जैसे ही हम खाने को पकाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पूरा का पूरा आप कच्चा खाना शुरू कर देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारी थाली में 60-70% अगर हम लाइव फूड लेंगे और जो पके हुए खाने की क्वांटिटी कम कर देंगे, हमारी हीलिंग, मतलब विद इन ए वीक ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो 15 साल 18 साल से इंसुलिन ले रहे थे, 2 से 3 वीक में उनके इंसुलिन छूट गए, जस्ट बाय चेंजिंग दिस फॉर्मुलेशन। अपने डाइट में 70% 60% उन्होंने लाइव फूड लेना शुरू कर दिया। तो लाइव फूड, अब पता कैसे करें क्या फूड लाइव है, क्या फूड डेड है? तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं। कैसा कि जो हमारे घर में कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, चॉकलेट्स आते हैं, राइट, उनको हम एक काम करें, अपने घर में जो गमला रहता है उसमें गाड़ दें, राइट। और दूसरे गमले में हम जो सीड्स हैं, दाल है या मूंग की दाल है, गेहूँ या कोई भी ऐसा सीड डाल दें, दोनों जगह पानी डालें। अगर जो चिप्स वाले, चॉकलेट वाले गमले में चिप्स का पौधा निकला है, कुरकुरे का पौधा निकला है, समझ लें कि वो उसके अंदर जान है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आपने कोई सीड डाला हुआ है, वहाँ से एक जान निकलती है, पौधा निकलता है, मतलब वो जो सीड है उसके अंदर हमें ज़िंदगी देने की ताकत है। ये जो फूड हम खा रहे हैं एक्चुअल में फूड है ही नहीं है, गार्बेज है, कचड़ा है, और जिसके अंदर खुद जान नहीं है वो मुझे क्या जान देगा? डेड फूड हो गया।
तो हमेशा एक प्रिंसिपल बना लें, जब भी खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछें, ये लाइव है या डेड है? मैं यकीन दिला रहा हूँ लोगों के फूड एडिक्शन खत्म हो गए, जो बोलते थे मुझे कंट्रोल ही नहीं हो। एक सवाल 1 मिनट पॉज़ लें, पूछ लें कि ये लाइव है या डेड है? क्योंकि हमारे पास हमेशा ऑप्शन देती है हमें ज़िंदगी, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो गलत हैबिट्स होती हैं, वो हम अनहेल्दी फूड की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक तो हो गया लाइव, दूसरा होता है प्लांट बेस्ड। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन ये आता है कि हम इंसान जो हमें बनाया है, नेचर ने बनाया, सृष्टि ने बनाया है, तो अलग-अलग एनिमल्स बनाए ऊपर परमात्मा ने। आप देखें जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनके दाँत जो होते हैं नुकीले होते हैं, कैनाइन्स देखेंगे आगे के, उनको बनाया कि मांस को काटने के लिए, चीरने के लिए। लेकिन अभी आप देखें, गाय को देखें, घोड़े को देखें, तो उनके दाँत स्क्वायर शेप में रहते हैं, हर्बीवोर्स रहते हैं। उनकी जो सिस्टम बनाई है, उनकी जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उस खाने को पचाने के लिए वो एंजाइम्स, हार्मोन, नेचर को मालूम है हमें, राइट? तो हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन है वो हमें प्लांट बेस्ड डाइट के लिए ज़्यादा है। लाइक जब हम आदि मानव थे उस समय एक अलग चीज़ थी, लेकिन अगर मोर और लेस देखा जाए तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है बॉडी की, वो हम वेजिटेरियंस के लिए बने हुए हैं। तो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। LP हो गया, देन आता है W, मतलब होता है होलसम, कि नेचर ने, कुदरत ने जिस फॉर्म में जिस भोजन को बनाया उसको हम उसी फॉर्म में ले लें। एप्पल दिया तो एप्पल के फॉर्म में, जैसे ही उसका जूस निकाला तो फिर एप्पल बचा ही नहीं। आपको अनाज दिए गए तो अनाज को हम जो पाउडर बना देते हैं तो उसका फाइबर निकाल देते हैं। तो होलसम फूड हमें लेना है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में लेना है। कुछ चीज़ों को पकाना पड़ता है, बट पॉइंट ये है कि जितना कम प्रोसेस करेंगे खाने को, उतना खाना हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। और यहाँ पर एक बात, बड़ी अच्छी बात मैंने देखी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, हमारे यहाँ पर जो प्यार जताने का सबसे बढ़िया तरीका है कि नए नए पकवान बनाएं और जितना ज़्यादा कुक करें। तो एक चीज़ मैं लर्न कर पाया कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में, जिस परिवार में महिलाएं जितना ज़्यादा टाइम किचन में डालती हैं, उस परिवार में उतने ज़्यादा BP, शुगर, थायराइड के मरीज़ रहते हैं। जितना ज़्यादा किचन में टाइम है, उतने ज़्यादा घर में मरीज़। तो फार्मूला क्या है? लेसर योर किचन टाइम एंड लेसर योर डिजीज़ पीपल इन योर फैमिली। मतलब किचन में टाइम अगर आपने कम कर दिया, आपके घर में बीमारियाँ भाग जाएँगी। तो हमें खाना खाना है, होलसम खाना है। एंड 4th W मीन्स वाटर रिच। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो आप देखें, सलाद है, फ्रूट्स हैं, नेचर ने इनके अंदर वाटर दिया है। वाटर कंटेंट जितना अच्छा होगा, हमारी बॉडी के अंदर रिलेट करने वाला है। तो LPWW, अगर ये डाइट आप लेना शुरू करते हैं, मेरा वादा है विद इन 1 मंथ, फॉरगेट अबाउट डायबिटीज़, BP, शुगर, थायराइड, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज़ को आप टेक केयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जैसे किचन में टाइम, मतलब वही है कि जितने ज़्यादा पकवान बनाओगे, क्योंकि पकवान बनेंगे तो प्रोसेस ऑब्वियसली या करना तो पड़ेगा। मीठा है या तो तला हुआ है, इसी टाइप के बिल्कुल, बनने। बिल्कुल। तो जैसे कुछ चीज़ें मैंने भी बड़ा सुनी है कि जिनको मतलब शुगर हो जाती है, उनको कहा जाता है करेले का जूस पी लो, जामुन के बीज ले आओ। जी। तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल, करेले का जूस बहुत सपोर्ट करता है। जामुन तो डायबिटीज़ के लिए अमृत माना जाता है। जामुन की जो सीड होता है उसके अंदर एंटी डायबिटिक केमिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो आयुर्वेदा में, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। दालचीनी हो गई है, आंवला हो गया है। ये सब एंटी डायबिटिक हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारी किचन में रहती हैं। डेफ़िनिटली आप इन्हें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे आपने अब कहा कि ब्लड शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जी। दिन में हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत बार सुना है, कई लोगों को कहते हैं कि वो सोए-सोए उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हुँ। उनकी शुगर लो हो गई थी, उनको उनको शुगर थी। बहुत से ऐसे करेक्ट, लोगों करेक्ट। का पता यस, चलता है। यस। तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि उनको नींद में पता नहीं चला, शुगर एकदम से लो हो गई कि हाई हो गई? तो हुँ। वहाँ क्या चीज़ की अवेयरनेस की मतलब ज़रूरत है यहाँ पर ना? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज पूरी दुनिया में हार्ट अटैक जो है नंबर 1 रीज़न है डेथ का। और जब इस पर रिसर्च करी गई, आप जान के सरप्राइज़ होंगे। लेट्स एग्ज़ाम्पल, 100 लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, उसमें से 30 टू 40% डायबिटिक थे। तो रीज़न हार्ट अटैक बोला जा रहा है, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग कॉज़ था डायबिटीज़। अब होता क्या है डायबिटीज़ में, जब लोगों को, ज़्यादातर लोग ये सोच के ये गलतफ़हमी में जीते हैं कि मैंने दवाई ले ली, अब मेरी शुगर कंट्रोल है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपकी ग्लूकोमीटर पे रीडिंग कम आई है, लेकिन बॉडी में शुगर है, जो अभी आपको लिवर को डैमेज कर रही है, हार्ट को डैमेज कर रही है। तो जब लगातार लंबे समय तक ब्लड में जो शुगर रहती है, तो हमारी जो खून की नलियाँ हैं, ये कड़क हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट की मसल्स भी वीक होने लगती हैं। तो इसे एक एक टर्म होता है न्यूरोपैथी। तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है, तो डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आपने देखा होगा जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके हाथ पैरों में सुन्नपन होने लगता है ना? और तलवे जलने लगते हैं।
और कोई चीज़ लग जाती है तो पता ही नहीं चलता, सेंसेशन खत्म होने लगती है। तो इसे बोलते हैं हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ पे रहती है। लेकिन एक और खतरनाक न्यूरोपैथी है जिसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक, मतलब अगर हमारे हार्ट के लिए जो नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रही है, तो एक तो नॉर्मल हार्ट अटैक आता है। नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या होता है, एक जो भी पेशेंट होता है उसको सिम्टम्स आते हैं कि बहुत तेज लेफ्ट साइड पेन होगा, यहाँ से रेडिएटिंग पेन होगा, सफोकेटिंग फील होगी, अनईजी जैसी फील होगी, तो मतलब बॉडी सिम्टम देती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में जिसकी शुगर काफ़ी लंबी समय हो चुकी है और अभी भी वो मेडिकेशंस ले रहा है, उसकी नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो चुका होता है। तो जो पेन की फीलिंग आनी चाहिए थी, वो पेन की फीलिंग ही नहीं आती। इसीलिए इसे बोला जाता है साइलेंट हार्ट अटैक, कि पेन होता है, अगर नॉर्मल पेन होता तो वो फैमिली मेंबर्स को बुला सकता था, लेकिन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से जो सेंसेशन आनी चाहिए थी, जो सिग्नल मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहे होते। एक तो ये होता है साइलेंट हार्ट अटैक। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो हाई डोजेज ऑफ मेडिकेशंस की वजह से अचानक से अगर ब्लड शुगर रात में सोते सोते कम हो जा रही है, 50-40 पे आ जाती है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो वहाँ पर पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए हमें अपनी ब्लड शुगर को टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए। और आजकल एक डिवाइस आती है सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इतनी छोटी सी कॉइन जैसी चिप रहती है और वो मोबाइल ऐप से रहती है, जो आपको बताती रहती है। तो उसका पर्पज़ यही रहता है कि आपके अगर ब्लड शुगर लेवल कम जा रहे हैं तो आपको वो सिग्नल दे दे, सो दैट आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। जी। आपने जैसे बड़ी सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जी। अभी तक मुझे तो यही लगता था कि जो ज़्यादा चीनी खा रहा है उसको शुगर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ होने के, लेकिन आपने बताया कई चीज़ें हैं जो बहुत सारे उसमें रोल रीजंस का प्ले करती हैं। रिजल्ट है वो। यस। तो जैसे शुगर जैसे मेन कल्प्रिट होता है हम्म। जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स इंक्रीज होते हैं, तो शुगर भी कहते हैं हिडन होती है। जैसे अभी आपने बोला कि गुड़, शक्कर, शहद, ये सब जी। उसके कजन्स ही हैं। राइट। तो कई और भी चीजें मैंने ऐसे सुना है कि जैसे चावल है उसमें भी शुगर है, दूध है उसमें भी शुगर है। जी। आप कई चीजें ले रहे हैं जिसमें हिडन है शुगर, फ्रूट्स करेक्ट। खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिनमें हिडन शुगर हमें पता नहीं चल रहा होता और वो भी शुगर लेवल्स बढ़ा रही होती हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, शुगर को पहले समझिए। शुगर आती कहाँ से? जैसे हम खाने में लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन, मिनरल। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं, राइट? जैसे हमने ग्रेन्स लिए तो उसमें कार्ब्स होते हैं। खाने की आप कोई भी चीज़ खाएँगे उसमें तीनों ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पर कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, राइट? कुछ फूड मटेरियल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ में फैट ज़्यादा होते सभी में। तो खासकर जो फूड में कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं, तो कार्ब वाली चीज़ें क्या हैं? गेहूँ, रवा, मैदा वाली चीज़ें हैं, राइट? जितने भी पैक्ड फूड आते हैं उसमें पूरा कार्ब्स रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड होता है उसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में ग्लूकोज है। नहीं, मैंने तो जी पराठा खाया है। अरे पराठे में से भी तो कार्ब मिलने वाला है, चावल से भी तो अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज मिलने वाला है। पेस्ट्री जो आपने खाई, चॉकलेट जो आपने खाई, तो हम सिर्फ डायरेक्ट जो टेबल चीनी जो हम डालते हैं वो शुगर देखते हैं। ऐसा नहीं है, जो हम खाना भी खा रहे होते हैं उस खाने से अल्टीमेट डाइजेशन होने के बाद हमें शुगर बढ़ी हुई मिलती तो है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी रहता है? हर चीज़ में रहता है। तो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कई आपने जैसे गेहूं की भी बात करी कि जी। उसमें भी आपको कार्ब्स मिले, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जैसे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं दूध बंद कर दो हाँ। पीना, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको बहुत ज्यादा मतलब जो चीजें मिल रही हैं उससे बीमारियां ही अंदर हो रही होती हैं। क्या अलग-अलग ये तरह सच की। है? जी, फ्रूट्स में सुक्रोज़ होता है, मिल्क में लैक्टोज़ होता है, राइट? और जो ग्लूकोन डी पीते हैं वो प्योर ग्लूकोज़ होता है। तो ग्लूकोज़ के अलग-अलग फॉर्म हैं, लेकिन अंदर बॉडी में जाके मेटाबोलाइज़ होते हैं, जो आपकी ब्लड शुगर को अफ़ेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि डायबिटिक पेशेंट को मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अगेन इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ था, ठीक है? और चूँकि मैं भी ऐसी फैमिली में बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पर हम शुरू से मिल्क लेते आए, देखते आए, तो शुरुआत में बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो एक कंट्री है जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है? और वहाँ पर बच्चों के अंदर डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे। तो जब उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, तो रिसर्च में ये पाया गया कि उन बच्चों को जनरली वो फ़ॉर्मूला 1 जो मिल्क आता है, मदर मिल्क नहीं मिला, तो उन्होंने वो जो जर्सी गाय का जो फ़ॉर्मूला 1 मिल्क होता है, वो उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या हुई? हमारे मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है, ठीक है? और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम माला पहनते हैं बीट्स वाली माला, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है। हमारी बॉडी में हमारा जो एक इम्यून सिस्टम है बेसिकली, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मान के चलिए अभी हम बैठे हैं नोएडा में, तो नोएडा में अगर कुछ ऐसे
टेररिस्ट आ जाते हैं जो इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने हुए हैं, राइट, और वो अटैक करना शुरू कर दे रहे हैं। अब इंडियन आर्मी अगर आती है तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि इंडियन आर्मी है कि टेररिस्ट है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आइडेंटिफाई की कि जब बच्चों को वो काउ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट दिए गए तो जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है वो बॉडी में जाती है। अब उस केसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है केसीन, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उस केसीन प्रोटीन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किए। लेकिन चैलेंज यहाँ पर ये आया कि जो हमारे पेंक्रियाज जो जहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स का भी स्ट्रक्चर और केसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता जुलता था। तो हमारी बॉडी तो केसीन को मारने के लिए एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन उसके चक्कर में बच्चों का पेंक्रियाज का जो बीटा सेल थी वो भी खत्म हो गया, राइट। अब उसकी वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज हो गया, उनकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनना। तो ये रियलाइज हुआ मिल्क प्रोटीन केसिन। अब यहाँ पर 100 के 100 लोगों को नहीं होता, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता, पर मेजोरिटी केस में यहाँ पे पता चला कि यहाँ केसिन प्रोटीन जो होती है उसकी वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज हो रही होती है। तब से फिर इस पर और रिसर्च किया गया। तो आज जो हमें मिल्क मिल रहा है, राइट, जो हमें पैक्ड वाला मिल्क मिल रहा होता है, तो वो भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो आपने देखा होगा A2 गाय का जो घी है या A2 जो है वो हमारी देसी गिर गाय रहती थी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो कच्चा मिल्क भी नहीं, राइट। हमारे यहाँ पर हमने देखा हो कि कभी भगवान कृष्ण को आपने मिल्क पीते हुए देखा है क्या? शायद नहीं देखो। हाँ, आपने दही और बटर खाते हुए देखा होगा, लेकिन डायरेक्ट मिल्क कंजप्शन नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी इस दुनिया में मिल्क को लेके कि हम खुद एक एनिमल हैं, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, पहली चीज़। और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है। कभी ऐसा देखा है कि शेर का बच्चा है, शेरनी है, अब शेरनी कहीं चली गई है और शेर का बच्चा है, तो उसको भूख लगी तो वो एलिफेंट के पास जाए कि आंटी प्लीज़ आज मेरी मम्मी कहीं चली गई है, मुझे मिल्क दे दो। ऐसा कभी नेचर में हुआ है? मतलब जो जिस एनिमल का बच्चा है उसी के लिए वो मिल्क, नेचर को मालूम है कि इस एनिमल के लिए कितना मिल्क बनाना है। अब देखिएगा चैलेंज कहाँ पर आता है। जब काऊ बछड़े को जन्म देती है ना, तो एक बछड़ा कम से कम 15 से 20 किलो का होता है और हमारे बच्चे होते हैं इत्तू से 1 किलो 1.5 किलो का छोटा सा बेबी होता है। तो काऊ का जो मिल्क बनता है और उस बछड़े को 1 से 2 महीने में खड़ा करके दौड़ाना है, तो उसमें जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो कंटेंट होगा इतना डेंस होता है जो गाय के बछड़े के लिए सूट करने वाला है। अब अगर वही मिल्क पैदा हुए बच्चे को आप देंगे तो कैसे वो डाइजेस्ट करेगा, पहली चीज। और वो जो बछड़ा है वो 2-3 महीने 4 महीने दूध पीता है, उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है। हमें कि हमारा काम ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, सृष्टि बहुत समझदार है। इसीलिए मिल्क को, अब यहाँ पर तमाम तरह के लोगों के अपने अपने राय हैं, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि मिल्क में कैल्शियम होता है, राइट। तो एक मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ कि आज आप अपना ब्लड में कैल्शियम चेक कर लेना और 3 महीने बाद मिल्क छोड़ दीजिए और फिर चेक करना, आपका कैल्शियम 1% भी कम नहीं होने वाला। इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। अगर इसके बारे में एक डॉक्टर, मैं उनका नाम अभी स्किप कर रहा हूँ, हमारे इंडिया के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर खादर वली, अगर जाने तो उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। और एक और हमारे डॉक्टर हैं फेमस, जो MBBS MD डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया में 3 रेवोल्यूशन हुए हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में बीमारियां बढ़ रही हैं। पहला हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में कैंसर के केस इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत यूज़ किए। दूसरा हुआ वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क को रोज इतना प्रोड्यूस किया गया, यकीन मानिए अगर आप कभी जाएं और जहां पर मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, जिस गाय से मिल्क निकाला जा रहा है वो गाय नहीं है, राइट, उसको जबरदस्ती इंजेक्शन मतलब दे के निकाला जा रहा है। मतलब वो अपने बछड़े को दूध देने वाली थी और आपने जबरदस्ती उसका मिल्क ले लिया, राइट। तो वो कितनी स्ट्रेस में होगी, वो स्ट्रेस हार्मोन, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए आप देखते हैं कि आज जो लड़के हैं उनमें लड़कियों जैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, राइट, और लड़कियों में मेल पैटर्न जैसे आ रहे हैं, बच्चों में तो एबनॉर्मलिटी आ रही है क्योंकि वो हार्मोन जा रहा है मिल्क के थ्रू। तो ये मिल्क जो रेवोल्यूशन हुआ, मतलब स्किन प्रॉब्लम, राइट, गट हेल्थ इशू, ऑटो इम्यून डिसीजेज, मिल्क को आप होल्ड करके देखें। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंद करें, मेरी बात माने, जस्ट KTJ करें, करो तो जानो, 21 डेज का चैलेंज लें, फिर आप एक्सपीरियंस करें तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिल्क एक ऐसी चीज़, हाँ, मिल्क प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कर्ड जो है या छाछ है उसका रूप बदल गया है। अब उसके अंदर बैक्टीरिया हो चुके हैं, फर्मेंटेशन हो चुका है,
वो प्रोबायोटिक के फॉर्म में आ चुका है। तो छाछ आप ले सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्म बदल चुका है। घी 100% फैट है, राइट, और घी हमारी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। 1 से 2 चम्मच घी जो है वो भी देसी गाय का घी, A2 घी है, वो हम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। एक हुआ पिंक रेवोल्यूशन, राइट, पिंक रेवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ नॉन वेज का, राइट, नॉन वेज खाएं आप, ठीक है, और उसको कमर्शलाइज किया गया, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस जो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोलोरेक्टल कैंसर, पेट के कैंसर के मरीज वहीं पाए जाते हैं, राइट। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, पर ये तरक्की का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे तो मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा। हर साल हॉस्पिटल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर साल पैथोलॉजी भी बढ़ रही हैं, हर साल अपना नई नई दवाइयाँ लॉन्च कर रहे हैं। कभी भी अखबार में खबर निकली कि इतने डायबिटीज़ के मरीज ठीक हो गए, इतने बीपी के मरीज ठीक हो गए, आप बोल रहे हो कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब कमर्शलाइजेशन है, राइट। ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैं बोलता हूँ 3D ट्रैप बोलता हूँ। एक होता है ड्रग, डिसीज एंड डायग्नोसिस। मतलब जैसे ही किसी पेशेंट को तकलीफ होती है तो पहले वो डायग्नोसिस कराने जाएगा, फिर डायग्नोसिस के बाद उसे ड्रग दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो हर महीने दर महीने इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, बचपन में शायद हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। तो आपके चारों तरफ ना माइंस बिछी हुई हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री आप देखें कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब हमें अपने आप को एजुकेट और एम्पावर होने की ज़रूरत है, हमें अपने कॉन्शियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है शराब नुकसान करती है, गवर्नमेंट को मालूम है कि अल्कोहल नुकसान कर रहा होता है, लेकिन चौराहे पर दुकानें खुली हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू क्रिएट करना है, उनको अपना अपना बिजनेस करना है। बट हमें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल, कि हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। तो एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, किसी भी यूट्यूब के वीडियो को देखना है, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना है, मानना है नहीं मानना है, तो एक चीज़ याद रखें, करो तो जानो। 21 दिन उस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए। फ़र्क आता है तो लंबे समय तक करिए, नहीं आता तो पुरानी ज़िंदगी फॉलो करिए। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि जैसे कहते हैं ना कि सवारी सामान की खुद ज़िम्मेवार है, खुद बिल्कुल, ज़िम्मेदार है, बिल्कुल। तो वैसे यही है कि चीज़ें तो मार्केट में आती जाएँगी, बढ़ती आएँगी, जाएँगी। बहुत आएँगी, आप बिल्कुल। अपनी हेल्थ के लिए खुद खुद ज़िम्मेदार हो, ज़िम्मेदारी तो लेनी खुद से पड़ेगी। खुद ही ज़िम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। 100%। तो एक छोटी-सी बात ना मेरे मन में मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी इस बात को लेके कि जी, आपने बोला कि जैसे मिल्क आता है, तो वो जी, काऊ और बफेलो जो भी है, जिनका भी मिल्क आ रहा है, वो स्ट्रेस में है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स मिल्क में आ रहे हैं। जी। फिर आपने बोला कि अगर हम कर्ड लेते हैं, हम छाछ लेते हैं, तो ये सब इनमें बैक्टीरिया आ चुका है, ये हमारे लिए है। तो क्या उसमें वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है? क्योंकि मिल्क का जो ओरिजिनल फॉर्म है ब्रेक डाउन हो गया, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। मिल्क अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर चुका है, वो कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। वो भी अब मार्केट वाला कर्ड नहीं, अगर आप प्रेफर करते हैं घर का, आपके सामने देसी गाय का, जहाँ पर अवेलेबिलिटी है, राइट, ये हर जगह तो नहीं हो सकता, तो घर का बना हुआ आप कर्ड लें तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। वो आप ले सकते हैं आराम से, छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं। यस, वो उस वो टाइप का उतना नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना डायरेक्ट जो कच्चा मिल्क में बात कर रहा हूँ। रॉ मिल्क, डायरेक्ट मिल्क ना लेते हैं। मिल्क के फॉर्म में जो हमें मिलता है, छाछ है, बटर मिल्क है, प्रोबायोटिक हमारे लिए गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको कर्ड से भरपूर मिलते हैं, कैल्शियम अच्छा मिल जाता है आपको वहाँ से। यस, तो कैल्शियम की बात मैं करूँ अगर कि जैसे आपने बोला ना कि लोगों को मोस्टली यही लगता है कि दूध पीने से हमें कैल्शियम मिलेगा। बिल्कुल। तो कैल्शियम का जैसे आपने बोला कि और मिलेट मैन ऑफ इंडिया, तो और ऐसे कौन से मिलेट्स हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जी, दूध को हटाकर? जितने भी मतलब ज्वार है, बाजरा है, रागी है, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, जितने भी 5 पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, उनको आप ऑल्टरनेट करके आप ले सकते हैं। उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तमाम सारा न्यूट्रिशन, मतलब खजाना है एक्चुअली में। हाँ, तो बिल्कुल आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ डायबिटीज़, इवन ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो जैसे हमने जो भी बातें करी, हमने मोस्टली टाइप 2 के लिए करी कि जी, जिनको हो गया है। जी, तो एक जिनको कहते हैं कि भी एक तो लाइफ़स्टाइल की वजह से हुआ कि बिल्कुल। खाने-पीने की हैबिट ऐसी थी या जी, वर्कआउट नहीं कर रहे थे। दूसरा ऐसा कि जिनको कहा जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री थी, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले पूछता है कि आपकी यस, फैमिली हिस्ट्री है? हाँ, ओके, फिर तो होगा ही। हुँ, कइयों को पहले ही कह दिया जाता है कि तुम्हारी मदर को था और ग्रैंडमदर को था, तुमको भी होगा ही होगा। राइट। तो उस केस में क्या करें? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो हमसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो पहले तो समझें जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का एक सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके फादर मदर में जो ट्रेट्स थे, वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? लेकिन जीन्स 2 तरह के होते हैं मैम, राइट? एक होते हैं डोमिनेंट जीन्स, राइट? डोमिनेंट जीन का मतलब जो एक्सप्रेस होंगे ही होंगे। लेट्स से एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी मदर की आई मतलब ब्राउन कलर की हैं, तो मेरी आएँगी, राइट? अगर मेरे फादर के कर्ली हेयर थे, तो मुझे मिलने वाले हैं। तो कुछ ऐसे हमारे बॉडी के फीचर्स होते हैं या टाइप्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स रहते हैं जो सिचुएशन बेस्ड रहते हैं। मतलब अगर उन्हें वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो वो एक्सप्रेस होंगे, और अगर उन्हें एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो जो डायबिटीज़ है, ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं,
हमारे बॉडी में जीन्स तो रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अनहेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी, राइट, इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो डायबिटीज़ होगी। और अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक रखी तो कोई कोई ऐसी नियम नहीं है कि आपको होगी। जैसे अब मैं बात करता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलिए एक परिवार है, रामलाल जी हैं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, जो जिनकी लाइफस्टाइल कैसी है कि जो सुबह उठते हैं, बढ़िया चाय बिस्किट खाते हैं, बढ़िया, और पराठा वगैरह जो नॉर्थ इंडिया का एक बढ़िया भरपेट ब्रेकफास्ट होता है वो करते हैं, फिर दुकान काम धंधे पे चले गए, फिर उन्होंने दोपहर में लंच किया 1-2 बजे, फिर शाम को चाय कॉफ़ी बिस्किट भजिए पकौड़े जो खाने थे खाए, रात को चूँकि व्यापारी हैं, राइट, या बिजी बिजनेसमैन हैं, तो बैठने का ज़्यादा काम है, तो 10-11 बजे तक खाना करते हैं। वीकेंड पे कुछ पार्टीज़ भी हो जाती हैं, घूमना फिरने के लिए टाइम नहीं उनके पास, है ना, और बिज़नेस का बहुत सारा स्ट्रेस है। तो रामलाल जी की ये एक रूटीन चल रहा है। अब रामलाल जी की उम्र हो चली है 40 साल और वज़न है उनका 100 केजी से ज़्यादा। उनका आइडियल वेट, बॉडी वेट होना चाहिए 70 किलो, 30 केजी एक्स्ट्रा बॉडी वेट लेके आ रहे हैं। तो 40 की उम्र पे उनको पहली बार हार्ट अटैक आता है और अभी डायबिटीज़ की गोली शुरू हो गई है उनकी। लेकिन उनको लगता है कि काम धंधा चल रहा है, दुनिया में अड़ोसी-पड़ोसी कितने सारे लोग गोलियाँ खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, आराम से चल रही है। पहली बार गोली खाई तो 500 एमजी की, फिर 6 महीने बाद 1000 एमजी की, तो डोजेज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब रामलाल जी का बेटा है श्यामलाल, श्यामलाल भी जो घर में खाना बन रहा है, जो पप्पा का रूटीन है, वही एग्जैक्ट रूटीन उनके बेटे श्यामलाल का है। अभी कॉलेज में जा रहा है, 22-24 साल का हो चुका है, वजन उनका 25 किलो बढ़ चुका है, वो भी 80-90 की सेंचुरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 30 ईयर्स तक पहुंचते हैं उनके बेटे भी। अब मुझे आप बताएं एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो रूटीन जो लाइफस्टाइल रामलाल जी का था, पिताजी का था, वही रूटीन वही लाइफस्टाइल वही खाना उनका बेटा खा रहा है, तो जो हेल्थ इशू पिताजी को हुए वो बेटे को होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है? सारा का सारा रोल है आपकी लाइफस्टाइल का। अगर पिताजी ने, मदर ने गलतियां की हैं, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हर एक परिवार का एक सिस्टम होता है ना, कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या, एक 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 सिस्टम होता है हर एक फैमिली का। तो जो लाइफस्टाइल जिस फैमिली में चल रही होती है वही लाइफस्टाइल बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम जेनेटिक्स की नहीं है, वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। वही खाना बच्चे खा रहे हैं, वही उनके तीसरी जनरेशन खाएंगी, और हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स का रोल सिर्फ इतना सा है, मैं बता दूं, 5 से 10% है। नो डाउट रामलाल के बेटे श्यामलाल में वो जीन्स आए होंगे, लेकिन अगर श्यामलाल ये डिसाइड कर ले कि मुझे जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल पप्पा की है वो फॉलो नहीं करनी, तो मेरा वादा है, मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि उसको डायबिटीज़ होने के रिस्क बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए। तो हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं इंसान, कि बस भाई रीजन बना लिया, जेनेटिक्स है, पिताजी को थी, मदर को थी, बीपी शुगर हार्ट अटैक, तो मुझे भी होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अवेयरनेस के साथ में रहें और अपने ऊपर काम करें, तो बिल्कुल हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके आपने बताए हैं एंड आई एम श्योर कि जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको है और वो जी इसको मैनेज करेंगे, अब उसको रिवर्स करने की तरफ भी अपने जो स्टेप्स है फॉरवर्ड कर लेंगे। लेकिन जहाँ हमने शुरुआत की थी टाइप 1 डायबिटीज़ जी कि जिनको शुरुआत से ही रहती है और आपने जी बोला कि उसको रिवर्स करने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। जी। तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उसको वो उसके बावजूद भी अपनी जो लाइफ में इंटरफेयर ना होने दें उस जी चीज़ को जी और कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े? बिल्कुल, तो प्रिंसिपल वही है जो मैं 5 एलिमेंट अप्रोच कर रहा होता हूँ। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट भी अपनी जो डाइट प्लान, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्लीप क्वालिटी और डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये 5 चीज़ों पे अगर काम करते हैं, और तो डेफिनिटली जो डोजेज़ हैं उनके, इंसुलिन के जो डोजेज़ हैं, ऐसे काफ़ी सारी ट्रायल्स हैं जहाँ पर ये बिल्कुल प्रूवन है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपकी दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाती है, डोजेज़ कम होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, 100% क्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर 30 यूनिट इंसुलिन लग रहा था तो अब आपको 15 आ गया, अब आपको सिर्फ 5 की ज़रूरत पड़ रही है। तो लाइफ़स्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ओवरऑल वेल-बीइंग में। ठीक है। जी, तो कुछ ही क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के हैं, मैं ज़रूर, आपसे ज़रूर। पूछना चाहूँगी। वैसे तो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, जी, लेकिन कुछ एक हैं जो मैं उनको इंक्लूड करना चाहती हूँ। मोस्टली तो जो है वो डाइट और इसके बारे में पूछे हैं जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया। आई थिंक बहुत डिटेल में आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक किसी ने पूछा है व्हाट टू डू व्हेन बॉर्डरलाइन डायबिटीज इज ड्यू टू स्ट्रेस? हुँ। तो जो सवाल आपने पूछा है, सवाल का आंसर ही उसी में छुपा हुआ है। जी, स्नेहा जी का सवाल है ये। जी, जी, कि व्हाट टू डू व्हेन देयर इज़ अ डायबिटीज़ ड्यू टू स्ट्रेस। यस, तो बॉर्डरलाइन ड्यू टू डायबिटीज स्ट्रेस या है ना, स्ट्रेस पे ही काम करने की ज़रूरत है। तो शुगर को भूल जाइए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का रीज़न क्या है। वो आपका पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है। आइडेंटिफ़ाई द कॉज़ ऑफ स्ट्रेस, और फिर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उन पे काम करें। तो सबसे अच्छी बात है,
स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं एक ही चीज़ बात करता हूँ कि अपने आप से सवाल पूछें, राइट? कि ये जो स्ट्रेस मुझे हो रहा है उसका रीज़न क्या है? तो इसका जवाब मिलता है कि मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, या मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, अगर मैं ज़्यादातर वुमेन्स की बात करूँ, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मेरी सास से बनती नहीं है, या फैमिली कुछ क्राइसिस हैं। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस का वन ऑफ द रीज़न ये रहता है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने आप से पूछें, स्ट्रेस का रीज़न क्या है? रीज़न निकल के आता है मेरे लोग जो है, मेरी सराउंडिंग्स हैं, इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरा सवाल ये है, आपसे पूछिए, क्या आप इन लोगों को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लाइफ में कभी भी स्ट्रेस आए, एक सवाल अपने आप से पूछना है कि ये जो परिस्थिति है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ? तो अगर आपको आंसर मिलता है यस, अगर आपको यस आंसर मिलेगा या नो मिलेगा, तो पहली चीज़ तो ये जान लें कि आप इस दुनिया में किसी भी पर्सन को नहीं बदल सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, और वो कभी होने वाला नहीं है। तो द मोमेंट जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, आपने कभी कुरकुरे का ऐड देखा होगा, टेढ़ा है पर मेरा है। भाई हस्बैंड जैसे हैं स्वीकार कर लो, इन-लॉज़ जैसे हैं स्वीकार कर लो, बच्चे जैसे हैं स्वीकार कर लो। प्रॉब्लम ये, तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। ये ज़िंदगी भर जो लोगों को बदलने की जद्दोजहद है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, 90% चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते। एक्सेप्टेंस से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सही बात है। आई गेस उनको मिल गया होगा आंसर अपना जी, उसका, और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे वो एक्सेप्टेंस की बिल्कुल, तरफ। बिल्कुल। किसी ने पूछा है, डॉक्टर सुमित कुमार हैं, जी। ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल फ्रूट्स खाने से शुगर लेवल इंक्रीज होता है या कोई भी फ्रूट खा सकते हैं? हाँ, तो पहली बात तो ये जानें कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट खाने चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग इसी गलतफ़हमी में कि फ्रूट मीठे होते हैं, तो नहीं खाने चाहिए। तो देखिए, हर मीठी चीज़ एक जैसी नहीं होती। जो कोका कोला के अंदर मीठा है, वो एक अलग मिठास है, और जो फ्रूट के अंदर मिठास है, एक अलग मिठास है। जितनी भी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, वो इंसान को बर्बाद कर रही हैं, पहली चीज़ जान लीजिए। नेचर को, परमात्मा को मालूम है एप्पल के अंदर कितनी शुगर डालनी है, वो आप खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर सिर्फ शुगर नहीं रहती, उसके साथ बहुत सारा फाइबर होता है। तो जब आप इस एप्पल को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक कम्युनिकेशन होता है इंटरनल, कि अभी मुझे कितनी शुगर की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत होगी उतनी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी बॉडी से बाहर। लेकिन कोका कोला डेड है, उसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, वो सीधी जाएगी ब्लड में शूट अप करने वाली है। तो सभी शुगर एक जैसी नहीं होती हैं। फ्रूट में भी 3 तरह के फ्रूट्स होते हैं। एक लो ग्लाइसेमिक फ्रूट होते हैं, मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, और एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स की लिस्ट होती है, जिसमें मतलब एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितनी भी बेरीज़ हैं, राइट, चेरीज़ हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। ऑरेंज भी है। हाई ग्लाइसेमिक में आता है वाटरमेलन, डेट्स आते हैं, रेजिन्स आते हैं, जिनमें चीकू, पका हुआ केला, मैंगो? फ्रूट्स, हाँ, मैंगो भी, राइट? तो फलों की भी 2 स्टेज होती हैं। अगर कच्चा हरा केला है, तो वो डायबिटिक खा सकता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है या मॉडरेट होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पक गया है, जभी भी फल ज़्यादा पक जाते हैं, उसके अंदर ब्लड जो जो ग्लूकोज़ लेवल है, वो नेचुरल शुगर्स होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो प्रेफ़र करें कम पका हुआ इनिशियल स्टेज का फ्रूट्स खाएँ, और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, उनको अवॉइड करें। जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, वो आप थोड़ी क्वांटिटी में खाएँ। और कब खाना है, नहीं खाना है, फलों को खाने का सबसे बढ़िया टाइम है ब्रेकफ़ास्ट टाइम। शाम के टाइम पे फल नहीं खाने चाहिए। फल और अनाज का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है, कि आप सलाद भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हैं, वो नहीं खाने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग क्या है? अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ रही है ना? तो आप लो और मीडियम भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली भी बहुत पोर्शन कंट्रोल में खाएँ आप। तो आपकी ब्लड शुगर के लेवल क्या हैं, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्रूट कौन-सी कैटेगरी के आप फ्रूट ले सकते हैं। पर फ्रूट में बहुत सारे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, सो दे आर सेफ।
चलिए, थैंक यू सो मच सर इतनी थैंक यू डिटेल मैम। में एक्सप्लेन करने के लिए, और जो जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अब इंडिया फेस कर रहा है जिसको, और जी। आगे आगे और ये चैलेंजिंग होती जा रही है, उसको इतने आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम उससे खुद को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और अपनी कंट्री के लिए आपने बहुत बड़ी ये चीज़ करी है कि जो भी बिल्कुल, इसको हम देखेंगे तो फॉलो काम ही कर करेंगे। रहे हैं मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया पे कि लाखों करोड़ लोगों को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, क्योंकि बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। सही एजुकेशन नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है। तो जी। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, योर Shikha ma'am, प्रेशियस for टाइम दैट inviting me on this podcast, and it was really interacting. Great interaction with you. Thank you so much.